नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शाहरुख खान के घर मन्नत में एनसीबी की छापेमारी, आर्यन को लेकर परिवार को सौंपा नोटिस, आर्यन के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जमा करवाने की कही बात। ड्रग्स केस में अनन्या पांडे के घर एनसीबी की छापेमारी, फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किए जब्त, एनसीबी ने की पूछताछ। देश में 100 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का बना रिकॉर्ड, वैक्सीनेशन में यूपी का अहम योगदान, पीएम मोदी ने की जमकर तारीफ। किसानों को सुप्रीम कोर्ट से फिर पड़ी फटकार, कहा सड़क जाम नहीं कर सकते किसान, 7 दिसंबर तक देना होगा जवाब। बुरी तरह कंगाल हुआ पाकिस्तान, इमरान खान ने बेची विदेश से गिफ्ट में मिली $10 लाख की घड़ी, विपक्ष ने किया विरोध। सबसे पहले बात एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई पर। आर्यन खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब एनसीबी ने शाहरुख खान के घर मन्नत में छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने शाहरुख के परिवार के साथ कुछ कागजी कार्रवाई की और आर्यन के कमरे की भी तलाशी ली। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान के घर एनसीबी के अधिकारी नोटिस देने गए थे। इस नोटिस में लिखा था कि अगर आर्यन खान के पास कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उनके परिवार को उसे एनसीबी को सौंप देना चाहिए। यानी कि एनसीबी आर्यन के खिलाफ और सबूत इकट्ठा कर रही है। तो वहीं आज शाहरुख ने ऑर्थर रोड जेल में जाकर अपने बेटे से भी मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच 18 मिनट तक बातचीत हुई है। डॉक्टर साहब, एनसीबी तो शाहरुख के मन्नत तक भी पहुंच गई है। देखिए, ये जो छापेमारी की खबर है उसको लेकर के शाहरुख खान के जो वकील हैं सतीश मान सिंधे, वो डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई एनसीबी के लोग तो आए थे लेकिन कोई छापेमारी नहीं हुई थी। लेकिन खैर, ये एनसीबी की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आया है, तो उसका इंतज़ार रहेगा कि भाई आखिर क्या हुआ। लेकिन कोर्ट में जो हो रहा है वो बड़ा कष्टदायी है, क्योंकि आज जो 15 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी में आर्यन थे, उसकी अवधि पूरी होने वाली थी। अब ये अवधि 30 अक्टूबर तक कर दी गई है। मतलब 30 अक्टूबर तक आर्यन खान जेल में रहेंगे। मंगलवार को हाई कोर्ट में इन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाया है, जिसकी सुनवाई मंगल को होगी। और मंगल से पहले जो कार्रवाई एनसीबी की तरफ से हो रही है वो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से हाई कोर्ट पहुंचने से पहले ये लोग उस तरह के सबूतों को खंगालने, उस तरह के सबूतों को जुटाने और फिर से ये साबित करने के लिए कि जो आर्यन खान और उसकी जो मित्र मंडली है वो एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जुड़ा हुआ है और भी कई लोग इसमें शामिल हैं, और इसलिए इनकी जो जमानत है वो ना दी जाए। और चूंकि ये इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, तो हम ये चाहते हैं कि ये शख्स जेल के अंदर ही रहे, क्योंकि ये इतना रसूख वाला है, इतने बड़े बाप का बेटा है कि अगर इसके बाहर आया तो ये चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये एनसीबी की तरफ से और शाहरुख खान की लीगल टीम के बीच ये लुका छिपी का खेल चल रहा है, लेकिन अंततोगत्वा होगा वही जो कोर्ट में फैसला होगा। फिलहाल जिस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, नहीं लग रहा कि आर्यन खान बहुत जल्द जेल से बाहर आएगा। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर भी ड्रग्स केस में एनसीबी के एक्शन पर है। शाहरुख खान के घर के बाद अब एनसीबी ने ड्रग्स केस में चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे के घर छापेमारी की। इस दौरान एनसीबी ने अनन्या पांडे का फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त कर लिया और पूछताछ के लिए समन करके एनसीबी ऑफिस बुलाया। फिलहाल अनन्या पांडे से एनसीबी के अधिकारियों ने कई घंटों तक पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि आर्यन के फोन से ड्रग्स पर एक एक्ट्रेस की चैट मिली है, जिससे ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि वो एक्ट्रेस अनन्या पांडे हैं, और उसी की जांच पड़ताल के बाद एनसीबी ने अनन्या पर शिकंजा कसा है। डॉक्टर साहब, आर्यन खान के फोन से जिस एक्ट्रेस के साथ चैट होने की बात सामने आ रही थी, क्या वो अनन्या ही है, इसीलिए एनसीबी ने बुलाया है? देखिए, अनन्या एक क्लोज सर्कल की लड़की है। सोशल मीडिया पे आर्यन खान या अरबाज मर्चेंट
अनन्या पांडे और तमाम उनका एक पूरा ग्रुप है, ये आपस में फ़ोन पे बातचीत कर रहे थे। बातचीत में क्या कोड इस्तेमाल कर रहे थे, क्या बातचीत हो रही थी, ड्रग्स के बारे में भी बातचीत हो रही थी। ये सारी चीज़ें ये एनसीबी को आर्यन के फ़ोन से प्राप्त हुए जी। तो एनसीबी तो यही कह रही है कि ये अकेला सिर्फ कंज्यूम करने वाला नहीं है, ये तो खरीदता भी है, बड़े बड़े बल्क ऑर्डर भी करता है और लोगों को बांटता भी है। ये एनसीबी की दलील है। और इसलिए ये जो मित्र मंडली के जो लोग हैं जिनके साथ इनके व्हाट्सएप चैट है, जिसमें एनसीबी को लग रहा है कि वो इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, इसलिए अनन्या के घर छापेमारी हुई जी। चंकी पांडे के घर छापेमारी होती है और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है ले लिए जाते हैं। अब ये सर्किल बहुत बड़ा, देखिए बात बहुत ही सिंपल है। अगर ये लोग कई सालों से ड्रग्स ले रहे हैं तो ड्रग्स के बारे में बातचीत भी होगी, कहाँ पार्टी हो रही है उसके बारे में भी बातचीत होगी, कहाँ से ड्रग्स आ रहा है उसके बारे में भी बातचीत हो रही है। और ये मत भूलिए कि 5 ड्रग पेडलर्स को एनसीबी ने अपने पास पकड़ रखा है, वो भी कई राज खोल रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन लोगों के नाम सिर्फ आर्यन के चैट से निकल रहे हैं जी। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो व्हाट्सएप चैट जो ड्रग पेडलर्स हैं जी। उनके फ़ोन से भी तो निकलेंगे, बिल्कुल। और उनके फ़ोन में अगर इनसे इनकी बातचीत हो रही है तो मसला गंभीर होता चला जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ अनन्या पांडे तक नहीं है मसला। आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा है, कई सारी एक्ट्रेसेस, कई सारी अपकमिंग एक्ट्रेसेस, ये सब लोग एक सर्किल में हैं। और अगर ये लोग सब लोग मिलके ड्रग्स लेकर के मौज मस्ती करते थे तो ये पूरा का पूरा कुनबा ये एनसीबी के रडार पे होगा। और एक एक करके आज अनन्या पांडे का नंबर था तो कल किसी और का नंबर आएगा। ये खेल अभी लंबा चलने वाला है। जी डॉक्टर साहब, अब बात एक अच्छी खबर की कर लेते हैं। कोरोना के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन अभियान में भारत ने आज इतिहास रच दिया है। देश ने इस अभियान में नया कीर्तिमान हासिल किया है। भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन के जादुई 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है और सिर्फ 9 महीने के अंदर ही इस उपलब्धि को हासिल किया गया है। वैक्सीनेशन के इस अभियान को सफल बनाने में यूपी का अहम योगदान है। अकेले यूपी में ही 12% से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है। पीएम मोदी ने इस खास मौके पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने एक खास लाभार्थी से मुलाकात भी की है। डॉक्टर साहब, भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। क्या आधी से ज्यादा जंग हम जीत गए कोरोना के खिलाफ? ऐसा लग रहा है कि हम कोरोना को पछाड़ने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। ये जंग हिंदुस्तान जीत रहा है। ये मत भूलिए, रूस में और यूरोप के कई सारे कंट्रीज़ में थर्ड वेव का प्रकोप साफ साफ नज़र आ रहा है। वहाँ मौतें हो रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अभी तक थर्ड वेव का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। और जिस स्पीड से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। जबकि हिंदुस्तान, अगर यूरोपियन कंट्रीज से हम इसका मुकाबला करें तो हमारे जो संसाधन हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही, जिसको कह सकते हैं, निग्लिजिबल है उन विकसित देशों के सामने। लेकिन ये लोग वहाँ फेल हो रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान सिर्फ अच्छे लीडरशिप, अच्छी प्लानिंग, दूरदर्शिता और जो कर्मठ तरीके से जो हमारे जो मेडिकल स्टाफ जो काम कर रहे हैं, उस वजह से हम ये कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं। सरकार ने ये तय कर रखा है कि दिसंबर तक सारे एडल्ट पॉपुलेशन को दोनों डोज वैक्सीन्स के वो दे दिए जाएंगे। ये वैक्सीनेशन का अगर एक डोज भी मिल रहा है तो बहुत हिसाब से आप सेफ हैं। लेकिन अगर ये टारगेट रखा जा रहा है और जिस हिसाब से, जिस स्पीड से ये काम आगे बढ़ रहा है, अभी तो अक्टूबर का ही महीना है जी। अभी 2.5 महीने के आसपास वक्त है। अगर ये काम मोदी सरकार और करने में कामयाब हो जाती है तो इतिहास में इस सरकार का नाम दर्ज हो जाएगा कि जहां कोरोना की वजह से पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो गई, हर देश में लाशें बिछ गई, हिंदुस्तान अपनी गरीबी, अपने विशाल जिसको एरियाज़ और सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने
एक बहुत ही बढ़िया काम किया है। जी डॉक्टर साहब, अब बात फर्जी किसानों पर। दिल्ली की सीमाओं पर कब्जा जमाए बैठे फर्जी किसानों को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर फटकार लगी। सड़कें बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि कृषि कानून को लेकर पक्ष और विपक्ष हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह रास्ता बंद किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क से हटने को लेकर किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिसंबर तक का समय दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सड़कें साफ होनी चाहिए। हम बार बार कानून नहीं तय करते रह सकते हैं। आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क जाम करने का अधिकार नहीं दे सकते। अब कुछ समाधान निकालना होगा। डॉक्टर साहब, इन फर्जी किसानों को बार बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है, लेकिन ये हैं चिकने घड़े की तरह की सड़कों को छोड़ना ही नहीं चाहते। अब देखिए, ये तो लुंज पुंज सरकार, लुंज पुंज व्यवस्था, पुलिस, वो ध्यान उनका रहता है कि कब पॉलिटिकल मास्टर्स जो है वो उनको आदेश दें तब वो एक्शन लें। भैया आप ये समझिए कि किसी चौराहे पे किसी अपार्टमेंट के 10 लोग आकर के वहां पे खड़े हो जाए, रास्ता को जाम कर दे, पुलिस क्या सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करती है? जी। क्या करके हटाती है? नहीं हटते तो डंडे चलाती है, हटाती है। वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा, फोर्स का इस्तेमाल होगा, हटा दिया जाएगा। ये कौन तुर्रम खान है कि पुलिस जो है वो इंतजार कर रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का? सरकार भी कुछ नहीं कह रही, बातचीत का सिलसिला चल रहा है। और सुनवाई कब होगी? 7 दिसंबर। सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, अब ये हट जाएगा। मैं दूसरी तरफ से देख रहा हूं, आपने जवाब देने का समय रख दिया 7 दिसंबर, तो 7 दिसंबर तक ये बैठे रहेंगे जी। कहने के लिए एक साइड का थोड़ा सा बैरिकेड हटा देंगे, इधर का बैरिकेड हटा देंगे, उधर का बैरिकेड हटा देंगे। दरअसल दिक्कत क्या है, इस देश में आप राजनीति करते हैं तो आपको कानून का उल्लंघन करने का अधिकार मिल जाता है, ऐसा इन लोगों के दिमाग में घुस गया है। जी। जब शाहीन बाग के समय ही ये तय हो गया, सरकार सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आ गया कि आपको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़क जाम करने का अधिकार नहीं है, तो फिर ये लोग बैठे कैसे हैं? तो ये जो सब कुछ हो रहा है, और सिर्फ बैठे हुए नहीं है, ये मत भूलिए, वहाँ रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, मारपीट हो रहा है, मोलेस्टेशन हो रहा है, हर तरह का कुकर्म वहाँ पे हो रहा है, और सब मूक दर्शक बन करके बैठे हुए हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो सुप्रीम कोर्ट की बात इन लोगों ने मानी कब है? पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन की, उन्होंने कहा कि भाई हमें कमेटी बना देते हैं, वहाँ जाकर के अपने ग्रीवेंसेस दो, कानून में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या आप बदलाव चाहते हैं, आप उस कमेटी को दो। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, इन लोगों ने कह दिया कि नहीं, हम नहीं जानते। और कई बार सुप्रीम कोर्ट फटकार पे फटकार लगाते रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सही कहा, ये चिकने घरे हैं, इनको कोई असर ही नहीं पड़ता। और यह असर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि सरकार चलाने वाली पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां, सब उनकी जो दृष्टि है वो यूपी और पंजाब चुनाव पे है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर कंगाल पाकिस्तान पर। पाकिस्तान इस कदर कंगाली पर आ गया है कि उसके आका इमरान अब विदेश से मिले तोहफों को बेचने में लगे हुए हैं। इमरान खान की इस हरकत पर विपक्ष जमकर वार कर रहा है। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान पर आरोप लगाया है कि पीएम इमरान खान ने एक प्रिंस के साथ जो घड़ी उनको दी गई थी उसे बेच दिया है। कहा जा रहा है कि इमरान खान को खाड़ी देश के एक राजकुमार ने $10 लाख की एक घड़ी गिफ्ट की थी। इस घड़ी को दुबई में इमरान खान के एक करीबी ने $10 लाख में बेचा है और इसके बाद ये पैसे इमरान खान को दिए गए हैं। डॉक्टर साहब, ये काफी हैरानी वाली खबर है कि पाकिस्तान में इतनी कंगाली आ चुकी है कि इमरान खान अपने गिफ्ट्स बेचने में लग गए हैं। अरे ये इमरान खान, ये पाकिस्तान का केजरीवाल है, बहुत बड़ा फ्रॉड है ये दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ, वहाँ पे इसकी कुर्सी जा रही है। सारे लोग इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि भाई ये अपनी वाइफ जो टोना टोटका करती है उसके इशारे पे इशारा काम कर रहा है, देश को चौपट कर दिया है, तो इसने नया शगुफा छोड़ दिया। और ये नया शगुफा नहीं है। अब दिल्ली में जो नटवरलाल जी बैठे हुए हैं, तो वो तो भाई घर नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, जिस घर में मैं रहता हूँ उसी घर में रहूँगा, वो सब कुछ ख़त्म कर दिया ना इसने। अभी सिर्फ ऐड बनाऊँगा, काम धाम कुछ नहीं, सिर्फ ऐड बन रहा है। और मीडिया को पैसे दे दो, मीडिया में ऐड चला दो
और उसके बाद वहाँ मीडिया जो है उनके खिलाफ है। तो वो किस तरह से प्रोपेगेंडा कर, जब यही काम इमरान खान जब प्रधानमंत्री बना था तो उसने कह दिया कि जो प्रधानमंत्री का आवास है जिसमें नवाब शरीफ वगैरह रहते थे, जो ऑफिशियल रेसिडेंस होता था, वो बोला कि भाई मैं इसमें नहीं रहूँगा, या मैं स्कूल कॉलेज बना दूंगा, और जो इतनी जो लाटसाई होती है उसको वो मुझे नहीं चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जितनी कारें थी उसको बेच दिया कि हमें इतनी कार की जरूरत नहीं है, कार बेच दिया, और ऑफिस वो हेलीकॉप्टर से जाता है। अब बात समझिए, ये बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है। और हिंदुस्तान क्या हर जगह इस तरह के, जब पब्लिक ही इस तरह के नेताओं को चुन लेती है तो वो ये चीज़ तो होना है। इतना ही नहीं, वो नवाज शरीफ के घर में, वो प्राइम मिनिस्टर के बंगले में 11 भैंसें थी जी, जो पूरा प्राइम मिनिस्टर के परिवार उसका इस्तेमाल करते। मैं बाहर से दूध लाऊंगा, कोई जहर मिला दिया, ये कर दिया, वो कर, बहुत सारी सिक्योरिटी चीज़ होती है, बहुत लफड़ा है उसमें। तो उसने भैंसों को भी बेच दिया, और बाद में मालूम चला कि भाई जो कार जो बिकी उसका तस्वीर तो पूरा आ गया कि भाई इमरान खान देखो कितना बढ़िया प्राइम मिनिस्टर है, वो उसको ऐशो आराम नहीं चाहिए, और वो रोज़ हेलीकॉप्टर से उड़ के जाता है, उड़ के वापस आता है अपने घर। अपना उसका अपना घर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ज़्यादा बेहतर है, वो उस तरह के किले में उसका अपना पर्सनल घर है। तो खैर ये अलग चीज़ है। अब क्या हुआ है, अब इकॉनमी ख़राब है, सब कुछ ये है, तो वो एक टोकन जिसको कहते हैं ना, ये तमाशा करना कि हमारे पास इतनी बेशकीमती घड़ी थी, एक राजकुमार ने दिया था, हमने उसे बेच दिया। भाई बेच दिया, ठीक किया, लेकिन ये आप इसकी नुमाइश जब करते हैं, मीडिया में जब इस तरह की खबरें छपने लगती है कि भाई इमरान खान देखिए कितना दरिया दिल आदमी है, तो इसके पीछे राजनीति छिपी हुई होती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।